आज की तारीख में जिसे हम अंधभक्त कहते हैं, वो वही है जिसका भक्ति से कोई रिश्ता नहीं है। वो एक शुद्ध रूप से राजनीतिक टर्म बन चुका है। अंधभक्ति का अर्थ है आंख बंद करके, बिना तर्क विवेक का इस्तेमाल किए, बिना तथ्य की जांच परख किए चुपचाप वो मान लेना। तो अंधभक्त वो अपने बादशाह, अपने राजा, अपने देवता जिसे उन्होंने मान रखा है, उसके गुलाम हो गए हैं। वहां तर्क विवेक की कोई जगह नहीं है। तो एक व्यक्ति एक वोट अधिकार दे दिया, राजनीतिक बराबरी तो आ गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी अगर कायम रही तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। 75 साल आजादी के हो गए, अमृत काल चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन एक बार जरा ठहर कर देखिए, 45 साल में बेरोजगारी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि उनका पेट भर सके। पहली सूचना मैं ये दे दूं कि मेरे नाम के नीचे जैसे लिखा है ना कि पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डी, इसको यूं कहें कि मेरे 14 साल पढ़ाने के बाद जिस पद पर मुझे रखा जाना था, परमानेंट का इंटरव्यू हो रहा था, मेरे अलावा बाकी सबको रख लिया गया। मुझे टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकालना है। यानी नियम, कायदे, कानून सबको किनारे करके कुछ और लोग थे जो निर्णय ले रहे थे कि ये तर्क तथ्य के साथ बात करते हैं, बोलते हैं, ये हमें पसंद नहीं, इसलिए हम इन्हें निकाल देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत जी, आपकी धन्यवाद। माइक। जी, जी। अ, बहुत शुक्रिया और साथियों मैं आप सबसे कहूँगा कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन जितने भी साथी हैं उन सबको जोड़िए, सच्चाई सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो सबसे पहला आपसे डॉक्टर साहब सवाल रहेगा कि भारत में 2-3 शब्द बड़े घूम रहे हैं। एक भक्ति घूमती है कि ये भक्त हैं। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड करता है कि ये भक्त है, जो कहते हैं कोई नहीं समझ पाएगा, कहते हैं ये भक्त है, ये थोड़े समझेगा। अच्छा, भक्त के साथ-साथ एक और शब्द ट्रेंड करता है अंधभक्त, कहते हैं ये अंधभक्त है। तो मैं आप आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दोनों जो शब्द हैं भक्ति और अंधभक्ति, इसमें क्या डिफ़रेंस है? इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद साइंस जर्नी चैनल का। और ये शायद तीसरा मौका है कि हम मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आपका चैनल बहुत शानदार काम करता है, तो थोड़ी सी तारीफ और शुक्रिया तो आपका बनता है कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये कि तथ्य तर्क के साथ, मतलब तर्क तो है ही, उसके साथ प्रमाण यानी तथ्य, सूचनाएं, किताब के उद्धरण के साथ ये जो आप बातचीत करते हैं, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है, इसलिए आपका विशेष शुक्रिया। और शुक्रिया इस बात के लिए भी कि आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया और आज का विषय बहुत दिलचस्प आपने रखा है। पहला सवाल चूंकि आपका भक्ति और अंधभक्ति से जुड़ा हुआ है, पहली सूचना मैं ये दे दूं कि मेरे नाम के नीचे जैसे लिखा है ना कि पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डी, तो ये सूचना हुँ। सबको है ही कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। इसको यूं कहें कि मेरे 14 साल पढ़ाने के बाद जिस पद पर मुझे रखा जाना था, परमानेंट का इंटरव्यू हो रहा था, मेरे अलावा बाकी सबको रख लिया गया। ओह! मुझे टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकालना है। यानी नियम, कायदे, कानून सबको किनारे करके कुछ और लोग थे जो निर्णय ले रहे थे कि ये तर्क तथ्य के साथ बात करते हैं, बोलते हैं, ये हमें पसंद नहीं, इसलिए हम इन्हें निकाल देते हैं। तो बहरहाल इसलिए पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है। मेरा कहना भी ये था लगातार, तो उसके बाद जो मैंने विरोध किया, सवाल पूछे, 14 साल पढ़ाया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट रहा, ये सब अब बार-बार इसलिए बताता हूँ कि कहाँ गए वो लोग ये कहने वाले कि मेरिट से बहुत कुछ तय होता है। अब तो विश्वविद्यालय में मेरिट का कोई हुँ। मायने नहीं रहा। मेरे पीएचडी का विषय भक्ति आंदोलन है और इसीलिए जब हुँ, आपने हुँ। ये विषय बनाया तो मुझे खुशी हुई कि थोड़ा अपने शोध काम से जोड़ करके इसका विश्लेषण करेंगे। भक्ति, ज़रूर। और उसमें भी मेरा मन था कबीर, मेरे प्रिय कवि कबीर हैं।
लेकिन मेरा काम हुँ, तुलसीदास पर है, भक्ति आंदोलन, हिंदी आलोचना और तुलसीदास। तो ख़ैर उस हुँ, काम को छोड़ देते हैं, फिलहाल आपने जिस संदर्भ से पूछा है कि भक्ति और अंधभक्ति में क्या तालमेल है, क्या विमर्श होना चाहिए। भक्ति आंदोलन जब हुआ 13वीं 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी तक विस्तार उसका मिलता है। तो वो जो साहित्य की दुनिया का भारतीय वाङ्मय का है भक्ति आंदोलन, वो भक्ति आंदोलन ये कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। ये जो विश्वास में होना है, एक सुपर नेचुरल पावर, जैसे भक्ति आंदोलन में भक्त जो है वो एक एक ताकत, एक एक चीज पर यकीन रखता है और उसे वो कहता है कि उसने सबको बनाया इसलिए सब बराबर, उसने सबको रचा है उसको हम मानते हैं, उसकी ताकत को मानते हैं। वो मुझ में भी है, वो सब में है, वो जाति धर्म इन सब से ऊपर है। उसको मानने वाले, एक ऐसी ताकत को मानने वाले लोग भक्त कहलाए। अंध भक्ति, अब उसी निर्गुण भक्ति या उस संत परंपरा के बाद जो चल करके आए, तो सूरदास ने एक पद लिखा है कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावै, और सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावै। और उसके बाद तुलसी तक आते आते पूरा वो मूर्ति पूजक जो परंपरा थी वो फिर से स्थापित होगी, पहले भी रही, लेकिन जो संत आंदोलन ने रेनेसा, जो कबीर का रेनेसा था, नानक पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह रदास का रेनेसा था, जो सारी सुपरनेचुरल पावर को अपने दिल में रखता था। रविदास भी भक्त थे, कबीर भी भक्त थे, पलटू दादू भीखा, सब वो ये मानते थे कि जिस जो सबसे ताकतवर है, परम शक्ति है, वो मेरे भीतर है, वो सब में है, इसलिए हम उसके भक्त हैं, उसको मानते हैं। जो सगुण परंपरा आई, उस सगुण परंपरा ने ये कहा कि भाई एक बाहर मूर्ति हम मानेंगे क्योंकि उस अवतार को मानते हैं, राम और कृष्ण होते होते फिर से वो भक्ति परंपरा चली गई और वो धीरे धीरे ये मान लेना कि अंध भक्ति वहां से आई है। मेरा मानना है नहीं, मतलब अंध भक्ति तब आई जब पाखंड आया, और उस अंधविश्वास और पाखंड के पैरेलल आज की तारीख में जिसे हम अंध भक्त कहते हैं, वो वही है जिसका भक्ति से कोई रिश्ता नहीं है। वो एक शुद्ध रूप से राजनीतिक टर्म बन चुका है। अंधभक्ति का अर्थ है आंख बंद करके, बिना तर्क विवेक का इस्तेमाल किए, बिना तथ्य की जांच परख किए, बिना काउंटर चेक किए, चुपचाप वो मान लेना। कौवा कान लेके गया तो कान लेके चला गया। दरबारों में हुआ करता था। आखिरी उदाहरण दे दूं, एक बार अकबर बिरबल के बहुत सारे किस्से लोकप्रिय हैं। तो बिरबल से कहा अकबर ने कि बिरबल, बैगन बड़ा भला है। तो तुरंत जवाब आया कि हाँ हुजूर, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद बादशाह ने फिर बिरबल से कहा बिरबल, बैगन बड़ा बुरा है। तो फिर बिरबल का जवाब आया कि हाँ हुजूर, बेगुन नाम पड़ा है। तो बादशाह ने कहा कि अरे बिरबल, तेरा कोई स्टैंड नहीं है। अभी मैंने कहा बैगन अच्छा है तो तू कह रहा है कि हाँ ताज धरा है, अब कह रहा हूं बैगन बुरा है तो तू कह रहा हूं हाँ बेगुन नाम पड़ा है। तो बिरबल ने कहा कि मैं नौकरी बैगन की थोड़ा ही करता हूँ, हुजूर की करता हूँ। तो अंत वो अपने बादशाह, अपने राजा, अपने देवता जिसे उन्होंने मान रखा है, उसके गुलाम हो गए हैं। वहां तर्क विवेक की कोई जगह नहीं है। तो बुनियादी अंतर तो मुझे लगता है कि भक्ति और अंधभक्ति में ये है। बहुत बहुत खूबसूरत उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप लोगों के पास भी अगर कोई प्रश्न है, तो आप सुपर चैट के माध्यम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब उसका उत्तर देने का ज़रूर हम उनसे उत्तर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि आजकल एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो लगातार छीन रही है या ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। किसी भी संस्थान में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं,
उनको मैं लगातार देखा मैंने कि पहले अगर कुछ बोलते भी थे, तो वो बोलना चुप हो गए हैं, वो नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो बोलते थे, वो चिंतित हैं कि उनके ऊपर कब गाज गिर सकती है और कहीं न कहीं जो बोलते हैं, उनको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली परेशान भी किया जा रहा है। ये ऐसा भी देखा जा रहा है। ये भारत के भविष्य के लिए कितना उचित है या इसका क्या भविष्य है भारत में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। जी। अ, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अभिव्यक्ति की आज़ादी का। ये भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है। मैं अपने पीछे तमाम चीज़ों में भारत का संविधान ज़रूर रखता हूँ। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी किताब है, ऐसा दस्तावेज है, जो बहुत कुछ को समेटे हुए है। इस देश के हज़ारों साल के इतिहास में जो कुछ भी अच्छा मिला, जो कुछ भी सकारात्मक रहा, उन सब का एक कलेक्शन है। भारत का संविधान कोई अजूबा तरह से कहीं नहीं उभर के आया कि उसके पहले कुछ नहीं था। असल में उसके पहले की पूरी यात्रा जो आइडिया ऑफ इंडिया की है, कैसी एक खूबसूरत दुनिया बनेगी। जब ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ भारत और बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशन में जब एक टीम बैठी तो बहुत संवाद के साथ, उसके पीछे एक किताब और है जो हरे रंग की दिख रही होगी, वो संविधान सभा में हुई बहसों का संकलन है। यानी आज ओके, अगर पूरे हाँ, वो अगर आपको जानना हो कि भारत के संविधान की शुरुआत किस शब्द से हो, इसको लेकर संविधान सभा में क्या बहस हुई, किस किस सदस्य ने कहा कि भगवान के नाम से शुरू हो, किस सदस्य ने कहा कि शहीदों के नाम से शुरू हो, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या तर्क दिया, कैसे उसमें फिर बाकी लोगों ने तर्क दिया, फिर वोटिंग हुई और 48 बनाम 61 की वोटिंग से भगवान और ये सारे जो ऑप्शन थे वो हार गए और वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से भारत का संविधान शुरू होता है। तो ये किस्सा आपको मिल जाएगा। उसकी प्रस्तावना उस पूरे आइडिया का एक निचोड़ है, एक संकलन है कि कैसे हम एक खूबसूरत बराबरी की न्यायप्रिय समतावादी दुनिया बनाएंगे और जो अतीत में बहुत सारी कमियां, खामियां, गलतियां, कुरीतियां, पाखंड जो चला आ रहा था, उससे कैसे निजात बना करके एक नया भारत बनाए। वो भारत के संविधान ने तय किया। तो कुछ मूल अधिकार दिए और उन मूल अधिकारों में से कहा कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक तमाम तरह के जो गैर बराबरियां थी, भारत असल में गैर बराबरियों का देश रहा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम आज से अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट अधिकार दे दिया, राजनीतिक बराबरी तो आ गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी अगर कायम रही तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। 75 साल आजादी के हो गए, अमृत काल चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन एक बार जरा आप ठहर कर देखिए, 45 साल में बेरोजगारी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि उनका पेट भर सके। गैर बराबरी इतनी, जाति जनगणना की मांग हो रही है कि भाई ओबीसी कहाँ है हिस्सेदारी में, नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में, दलित कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, महिलाओं को बराबरी नहीं मिल पाई तो वुमेन रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। इसका मतलब वो जो संकल्पना थी वो पूरी नहीं हो पाई। उनमें से एक संकल्पना थी अभिव्यक्ति की आजादी। हम किसी को भी, बेसिकली संविधान की प्रस्तावना आजाद ख्याली की है। पूरा संविधान एक आजादी देता है दलित को अपनी जाति के ऊपर उठ करके सम्मान और स्वाभिमान से जीने की आजादी, एक महिला को अपनी महिला होने की पहचान के नाते झेली गई अनगिनत बुराइयों, मुसीबतों से निकल करके बराबरी की दुनिया जीने की आजादी। और इस आजादी में अभिव्यक्ति की आजादी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन बोलेगा, कहां बोलेगा, कितना बोलेगा, वो वो कर सकते। तो एक कर्ज है बेसिकली। संविधान एक क्रांति का दस्तावेज था। हमारे जिले के एक बहुत मशहूर शायर रहे, मैं आजमगढ़, यूपी आजमगढ़ का हूं, तो कैफी आजमी ने एक शेर लिखा है, कोई तो ओके। सूत चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार का सा है।
वो जो इंकलाब अभी उधार है, पूरा नहीं हुआ, कहीं तो उसको अभी आगे बढ़ाना है। वो उस इंकलाब में था कि हम हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देंगे। यानी अभिव्यक्ति की आजादी का आसान, और ये संविधान ने दिया है, सब नागरिक को दिया है, बिना किसी भेदभाव के दिया है। उसमें आर्टिकल 32 या कोई है जो यह भी कहता है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की कुछ सीमाएं भी होंगी, यानी आपके अभिव्यक्ति की आजादी कुछ और की दिक्कत न पैदा कर दे, कहीं और बाधा न बन जाए, उसको ख्याल में रखते हुए आपको बाकी अभिव्यक्ति की आजादी पूरी दी गई है। अब ये तो बुनियादी उसका सिद्धांत है, मूल्य है जो आपको मिला, और उसकी शर्त केवल ये है कि मुझे इस बात की आजादी है कि मैं क्या बोलूं, कहां बोलूं और कैसे बोलूं। ये अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। कि और जितने लोग तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपको अभिव्यक्ति का आजादी सिद्धांत में है, किताब में है, जीना नहीं है, तो आपको मेरी मर्जी के मुताबिक रहना है, आपको प्रोफेसर रहना है। और ये एक खास किस्म की वर्चस्ववादी प्रवृत्ति है। जो वर्चस्व में रहता है वो हमेशा ये तय करता है और इसी गुमान में रहता है कि मैं जैसे चाहूं वो बोलूं, आप वो जैसा चाह रहे हैं वैसा आप बोलिए, जैसा जो जो कह रहे हैं वही आप कीजिए। और इससे लड़ाई हजारों साल की रही है। तो अभिव्यक्ति की आजादी बेसिकली मानवीय मूल्य बोध है, जो आपके अपने रीढ़ होने और अपने जुबान होने, दो चीजें मैं एक मनुष्य के जिंदा होने की शर्त में मानता हूं, कि उसके पास एक मजबूत रीढ़ हो और एक मजबूत जुबान हो। दिमाग तो होता है, वो फिर दिमाग को सही दिशा में चलाएगा। रीढ़ में तो आजकल रीढ़ इतनी झुक जा रही है, लचीली हो जा रही है कि उपराष्ट्रपति तक के मीम्स बनने लग रहे हैं, वो नाराज हो जा रहे हैं, जबकि उन्हीं की वीडियो जा रही है कि बहुत झुक गए। तो वो कह रहे हैं कि मैं इज्जत करता हूं इसलिए झुकता हूं। तो भाई ये मामला इज्जत का नहीं है, मामला ये है कि एक व्यक्ति जो बहुत ताकतवर है उसके सामने आप झुक रहे हैं, आप सबके सामने नहीं झुक रहे। तो अभिव्यक्ति की आजादी बेसिकली उस रीढ़ का एक परिचायक है, जबान और दिमाग, इनका संतुलन। और वो संतुलन इस बात का कि हम अभिव्यक्ति की आजादी में दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी के खलल डाले बिना अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने तर्क से जो सही लगता है उसको सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। अब आखिरी हिस्सा आपके सवाल का कि आपने कहा ये कितनी बची है या इसकी क्या वर्तमान में स्थिति है। उसकी एक स्थिति तो यही है कि मैं आपके सामने हूं, मेरे नाम के आगे पूर्व लगा है। मैं आपको थोड़ा सा वक्त लेकर के बस बता दूं कि विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में नहीं आते जिसके तहत ब्यूरोक्रेट आते हैं। इस देश का डीएम, एसपी और सरकारी कर्मचारी अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, वो पब्लिक पे जाकर अपनी बयान नहीं दर्ज कर सकते, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को इससे मुक्त रखा गया है कि वो एक कक्षा को जैसे बेहतर बनाना चाहते हैं, उसी तरह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समाज भी बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आजाद रखा जाए, उनके ऊपर वो नियम कायदे न लागू करे जाएं कि वो बाहर जाकर के बोल न सकें। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को बाउंड नहीं किया गया उनको। तो हम ये निभाते थे, हम ये काम करते थे। इसलिए आज की तारीख में एक कैंपस है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसमें आप देखेंगे कि आज वे लोग जो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले नौकरी पाए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब आरएसएस के लोग कैंपस में नहीं थे, जब कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, कम्युनिस्ट हुआ करते थे, उन लोगों ने भी बहुत खराब अपॉइंटमेंट किए, उन लोगों ने भी व्यक्ति की आजादी को रोका, बहुत बहुत कुछ किया, स्याह धब्बे सबके हैं। लेकिन फिर भी एक रास्ता गलियारा ऐसा बना था कि विरोधी विचार वाले भी लोग आ जाते थे। आज अभिव्यक्ति की आजादी इस कदर संकुचित हो गई है कि अगर हम उनसे अलग राय रखते हैं, मेरी विचारधारा अलग है, तो मुझे कब चुप कर दिया जाएगा, किनारे कर दिया जाएगा। पत्रकार जेल में, प्रोफेसर जेल में, छात्र और शोधार्थी जेल में,
उनके ऊपर मुकदमे, उनके ऊपर धमकियां, उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उनको नौकरी छीन लो, उनको नौकरी पे परेशान करो, पूरे देश में ही चल रहा है। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर हो गया है और यह तानाशाही प्रवृत्ति है जो हमारे अधिकारों को संकुचित कर रही है। शायद मैंने आपके सवाल का पूरा जवाब दे दिया। आपने बहुत बहुत खूबसूरत जवाब दिया है और इसी से लगा हुआ मेरा प्रश्न है कि आज आपको पूर्व असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लिखना पड़ रहा है। मैं आपका अनुभव जहाँ तक मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा था, आपने 14 साल का आपका अनुभव रहा है विश्वविद्यालय में और इंटरव्यू अमूमन 15 मिनट 14-15 मिनट के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ऐसे होते हैं। तो 14 साल के जो आपका अनुभव है, उसको 14 मिनट में इग्नोर किया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपको 14 साल लगातार या जितने भी 8-10 साल जितने भी रहे हों, आपको विश्वविद्यालय में फिर कैसे रहने दिया गया? अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं था, जब मलाई का पद आया मतलब परमानेंट होने की बारी आई, तो आपको साइडलाइन किया गया। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है इस पे? ऐसा करते हैं कि इस बात को यहां से शुरू करते हैं कि 14 मिनट तो मेरे कॉलेज में मुझे इंटरव्यू देने को मिला। हमने विश्वविद्यालयों में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के इंटरव्यू दिए हैं। अब यहां से इसको ओके। देखिए। अब कल्पना हुँ, करिए, हुँ। मान लीजिए हम 2 लोग बात कर रहे हैं, केवल हम 2 लोग हैं। अगर जी। हम लोग 2 मिनट का टाइम स्टार्ट करें तो और हुँ, सवाल हुँ। इंटरव्यू के पैटर्न पर सवाल हो तो 2 या 3 सवाल मुश्किल से होंगे क्योंकि आप एक सवाल करेंगे बातचीत की शक्ल में तो हम उसका 30 सेकेंड 40 सेकेंड का तो जवाब देंगे ना। तो दो हुँ, सवाल हुँ। मुश्किल से आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं। बातचीत में दो आते जाते समय लगेगा और बोर्ड हुँ, में हुँ। 5, 7, 8, 10 लोग होते हैं। यानी एक व्यक्ति या हुँ। 2 व्यक्ति आपसे बातचीत कर पाएगा। दिल्ली हुँ, हुँ। विश्वविद्यालय और देश के कई विश्वविद्यालयों में चूंकि एक दिन में वो 100 लोगों को बुला लेते हैं तो 100 लोगों को हुँ। 5 दिन इंटरव्यू चल रहा है। अब एक औसत निकालते हैं। 5 दिन इंटरव्यू चल रहा है, 100 लोग आ रहे हैं, 500 लोगों ने इंटरव्यू दिया। आप कहीं नोट उस तरह कर नहीं रहे, नंबरिंग आप देते नहीं है। वरना आरटीआई लगा के तो हम नंबर मांग सकते हैं कि भाई आप नंबर दीजिए कि आप कैसे दे रहे हैं, क्योंकि वो नंबर देना उनका शर्त है ही नहीं। तो नंबर आपको देना नहीं। आखिरी दिन 5वें दिन जब आप इंटरव्यू के बाद रिजल्ट बनाने बैठेंगे तो आपको पहले दिन वाले पहले व्यक्ति का चेहरा भी याद रहेगा, उसके उत्तर भी याद रहेंगे, हुँ। उसका दिया क्योंकि नंबर तो आपने लिखा नहीं, कोई नियम तो बना नहीं है कि आप हुँ। कोडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 जो लोग आते जा रहे हैं, उनका 5 कैटेगरी में नंबरिंग है और सबको 5-5, 10-10 नंबर देकर के बाद में जोड़ दिया और आखिरी दिन बैठ करके सारे नंबर जोड़ लिए गए और जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया उसका सिलेक्शन हो गया। ये तो आप करते ही नहीं। आप तो जेब में कैंडिडेट रख के ले आते हो। आप तो इंटरव्यू हुँ। बोर्ड में बैठ के पहला वाक्य ये बोलते हो कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है। बाकी आप चाहे जिसको रख लो। हुँ। तो इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये 5, 7, 10 लोग बना बैठाए गए। ये इंटरव्यू 100% वेटेज जो कर दिया गया इंटरव्यू का, इसका दुरुपयोग करते हैं। अब इसको आसान भाषा में कह लें, एपीआई होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो बिहार हुँ, हुँ। सरकार की नौकरी जब असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा बिहार में हुआ था, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ये मन था कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय मेरा अपना है, अच्छा विश्वविद्यालय है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। एक बेहतर हुँ, ऑप्शन हुँ। हर कोई व्यक्ति चुनता है और ये हमने भी चुना। इस लिहाज से बिहार में जब नौकरी देने गए तो वहां 100 नंबर का अगर मेरिट बनता है तो 85 नंबर में आपके बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, इन सब का हुँ। नंबर जोड़ करके 85 नंबर में से नंबर मिलेगा। मान लीजिए 75 नंबर आपको मिला तो 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसमें मान लीजिए आप 5 नंबर भी पाए तो 75 और 5 80 यानी 100 में 80 आपका कुल मार्क्स हुआ और ऐसे ही हुँ, सबकी हुँ। ग्रेड बनेगी। जो सबसे ज्यादा मार्क्स पाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बिहार ये करता है। ओके। बिहार के हुँ, हुँ। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, मैं गया तो बाहर सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए और एक कोड दे दिया गया T1234।
अब आप जाएँगे इंटरव्यू बोर्ड में तो आप अपना कोड पढ़ देंगे, जो आपको कोड मिला है। और वो हुँ, फिर हुँ। सारे इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो नोट कर लेंगे। कोई न जाति पता, न धर्म पता, न कुछ भी नहीं पता। यानी एकदम हुँ, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया, और एकेडमिया और इंटरव्यू का वेटेज जोड़ करके मेरिट बनती है। देश के हुँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं मनाई जाती। एपीआई जो होता है केवल इंटरव्यू देने कौन आएगा कौन नहीं, केवल उसका नियम होता है। और इंटरव्यू में आप चले गए तो वो जो 5, 7, 10 लोग बैठे हैं वो खुदा बन गए। मैंने पत्थर हुँ, आया सनम वो खुदा बन गए देखते देखते। अब ये वो खुदा बन करके आखिर में एक पन्ने पर लिख देते हैं कि यू आर कैटेगरी पर फलाने मिश्रा जी का चुना गया, इस कैटेगरी पर हुँ, इनको ओबीसी में इनको चुना गया, शेड्यूल कास्ट में इनको चुना गया और शेड्यूल ट्राइब में इनको चुना गया। क्यों चुना गया, किस आधार पर चुना गया, कुछ भी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन उनको नहीं देना है। इसका फायदा उठाकर वो नौकरियां दे रहे हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। हुँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब पहले से नाम दे दिया जाता है, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर मिल करके ये तय कर लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, इसी को आपको इंटरव्यू में बुलाना है। तो वही 3 लोग बार-बार इंटरव्यू लेने जाएँगे, वही 3 लोग बार-बार इंटरव्यू लेने जाएँगे। जो पहले से जिनकी हुँ, किसी की बेटी को नौकरी दे दी गई, किसी की पत्नी को नौकरी दे दी गई, अब उन्होंने ये कह दिया कि अब अच्छा आपने हमारी बेटी को नौकरी दे दी, अब हम पूरा गुलामी करेंगे, जहाँ जिसको कहेंगे हम नौकरी देके आ जाएँगे, साइन करके आ जाएँगे। तो वही लोग बुलाए जाते हैं और चुपचाप वो नौकरी देके चले जाते हैं। इसलिए टोटल करप्ट है। इसीलिए मैं भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 14 साल, 14 बैच को हमने पढ़ाया। एडहॉक में 4-4 महीने का लेटर होता है और 4 महीने के लेटर में ये सारे किस्से कहे जाते हैं कि 1 दिन का ब्रेक दे करके आपको फिर 4 महीने का लेटर दे दिया जाता है। इसका मतलब 40 बार आपने लगभग मुझे लेटर दिया कि मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं हुँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। और 14 मिनट हुँ, मेरे कॉलेज में था, उन लोगों को पता था कि ये भाई है ऐसा, गलत गलत होगा तो बोलेगा, आराम से हुँ, पढ़ा। हुँ। इसलिए 12-14 मिनट लगा, नहीं तो 2-2 4-4 मिनट के इंटरव्यू हो रहे हैं। बातचीत करके अच्छा। और आगे छोड़ दिया। तो ये टोटल करप्ट हुँ, सिस्टम है और इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस भी तरह का अनैतिक अत्याचार हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, अनैतिकता हो सकती है, सब कुछ इसमें चलता है। ये इशारे में मैं कह रहा हूँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि एक प्रोफ़ेसर जो हैं, वो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, हाइली इंटेलेक्चुअल किसी भी देश का प्रोफ़ेसर माना जाता है। और वो कहा जाता है कि प्रोफ़ेसर में चूँकि आमतौर पर बच्चे 12th पास करके आर्मी में निकल जाते हैं, 10th पास करके आर्मी में निकल जाते हैं। वो हाईली एजुकेशन लेते हैं, 12 फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी उसके बाद से लगातार एक एजुकेशन में अनुभव। तो पूरी ज़िंदगी जिसकी एजुकेशन में ही गुज़रती है, इतना हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों को सीखते हैं, लगातार अपने अध्ययन से सीखते हैं। कोई पढ़ना नहीं चाहता लेकिन प्रोफ़ेसर लगातार इन चीज़ों में। ऐसे में उनका अनुभव अगर समाज का दूसरा हिस्सा भी एक तो है कि जो स्कूल में गया सिर्फ़ वही सीख रहा है और एक है कि वो अपनी जो सोशल मीडिया आ गया है अब उनकी बातें दूसरे कोई भी को बता रहे हैं। उनके जो विचार है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो क्या विश्वविद्यालय इसको भी रोकने का प्रयास करता है? क्या आपकी बातें जो हैं समाज तक पहुँच रही थी, आपके अनुभव, आपके इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं समाज तक पहुँच रही थी, तो क्या इसको रोकने का प्रयास किया गया? ऐसा भी लगता है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से ये चीज़ें ना प्रोपेगेट हों, ना जा असल में पाएँ? कोई कभी नोटिस नहीं आई, कुछ ऐसा तो कभी आया नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको रोकना है, ऐसा कुछ नहीं आया। मैंने पहले ही बता दिया कि विश्वविद्यालय, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो प्रोफ़ेसर होते हैं, उन पर हुँ, हुँ। ये वाला कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता। ओके। वो हुँ, हुँ। सरकारी मुलाजिम नहीं होते, वो स्वायत्त संस्था है विश्वविद्यालय। इसलिए विश्वविद्यालय के मुलाजिम हैं, तो सरकारी नियमों के मुताबिक वो आज़ाद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं बाहर। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर चुनाव लड़ सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर ओके। जब एमपी, एमएलए और ये सब बनते हैं, तो वो लीव विदाउट पे पर चले जाते हैं, नौकरी छोड़ते नहीं।
वो लीव विदाउट पेपर चले ओके। जाएंगी, एप्लीकेशन लगा देंगे कि 6 महीने हम राज्यसभा सांसद हो गए, तो अब 6 महीने हम यहाँ की सैलरी हुँ, नहीं लेंगे, हम राज्यसभा की सैलरी लेंगे, हम राज्यसभा की राजनीति कर रहे हैं। मुरली मनोहर हुँ, जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और देश के शिक्षा मंत्री हुए, एचआरडी मिनिस्टर। हुँ, हुँ, दर्जनों नाम आपको गिना देंगे। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर राज्यसभा के सांसद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई हुँ, प्रोफेसर संगठन चलाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर एबीवीपी के कार्यक्रम में जाते हैं, आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर संघ के पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ते हैं, टीवी पर बैठ करके आरएसएस विचारक बन करके बयान भी देते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, नियम नहीं रोक सकता। तो जब उनको नियम नहीं रोकता तो वही नियम हमें भी नहीं रोकता कि अगर वो एक विचार का प्रचार कर सकते हैं तो मैं उनसे असहमत होकर के दूसरे विचार पर अपनी राय रख सकता हूं। इसलिए कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कर ही नहीं सकते आप, नियम नहीं है इसका। इसलिए उन्होंने कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना कि आपको पता होता है कि जो लोग ताकत में हैं वो जानते हुँ, हैं कि हुँ, अच्छा इनका विचार ये बहुत खराब, ये हमारे खिलाफ है, ये हमसे सवाल करता है, ये आंख हुँ, में आंख डाल करके बात करता है, ये डरता नहीं। जितने लोगों को नौकरी चाहिए सब आकर के हमारी शरण में आ गए, हाथ जोड़ के बैठे हैं कि सर यहाँ हमारा लगवा दीजिए सर, हमको बहुत दिन से वो कर रहे हैं। तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा रुको, तुम्हारा विचार करते हैं, देखते हैं कहीं लगवाते हैं, कुछ करते हैं। खुलेआम ये हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। पूरे देश में हुँ, चापलूसी का चरम स्तर है। प्रोफेसर जो इंटरव्यू लेने जाता है उसका झोला उठाइए, उनसे निजी रिश्ता अच्छा बनाइए, उनके गुडविल में रहिए, आपको जाके नौकरी दे देगा। खुलेआम बात, लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी की स्टार्टिंग है। और एक प्रोफेसर आज की तारीख में जब वो सीनियर प्रोफेसर बन जाए तो 3.5 लाख रुपए तक तनख्वाह पाता है। ये कोई हुँ, रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। वो हुँ, हर हुँ, बैच में हर साल नए नए बैच के नौजवानों को अपना विचार देता है। 30 साल प्रोफेसर रहा, 30 बैच के बच्चों को उसने अपना विचार भर दिया। क्या भर दिया आपको हुँ, कभी पता है? आपने विश्वविद्यालयों को इस तरह से संस्थानिक कब्जा किया है। आरएसएस इस मामले में बहुत शार्प है। बाकी लोगों ने तो विश्वविद्यालयों को ऐसा समझा नहीं, बाकी लोगों ने इस तरह से हुँ, उसको हैंडल किया नहीं। तो ये खतरनाक स्तर है विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का, विश्वविद्यालय में विभक्ति का, विश्वविद्यालय में आपके काम करने का। तो नियम हमने तोड़ा नहीं, हम अपने नियम के मुताबिक रहे, हमने कक्षाएं छोड़ी नहीं। अगर कक्षाएं छोड़ते तो आप हमें नोटिस देते, एग्जाम होता नहीं। केवल वो जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठ गया उसके मेरा चेहरा नहीं पसंद है, उसको मेरी बात नहीं पसंद, मैं टाइट होके बैठ गया, इसी से वो मुझे नौकरी नहीं देगा। इतना उसके पावर है भाई हुँ, कलम में, और आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं, इसीलिए हमने इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बोलना जरूरी समझा। और मैं तो एक किताब भी लिख रहा हूँ पूरे अपने 14 साल के अपने जीवन यात्रा पर, कि क्या क्या होता है इन बहुत बढ़िया। विश्वविद्यालयों में। मैं पूरा किस्सा एक एक करके सुनाने वाला हूँ। जी। हुँ, जी, जी। बहुत खूबसूरत। मतलब कुल मिला के जो अगर जो जो वहाँ अथॉरिटी में बैठे हैं, उनकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा वो कहीं पे बोल सकते हैं, उन पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। पर अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा अगर कहीं पे प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसको उस पर ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली करते हैं। बहरहाल बिल्कुल। मेरा अगला जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है। अभी आप बता रहे थे इंटरव्यू के तरीके बता रहे थे कि 3 लोग, 5 लोग या 6 लोग जो वहाँ पे बैठते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रोफ़ेसर चयन का तरीका है, या सब जगह एक ही जैसा है, या उसी विश्वविद्यालय में ऐसा है या कुछ जगह ऐसा है? इसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है या यही तरीका है? जी। असल में ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत करप्ट है विश्वविद्यालयों का, भाई भतीजावाद चरम पर है। एक हिंदी के बड़े लेखक हुए, आलोचक हुए, जेएनयू में रहते थे। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन हुँ, समझ हुँ। जाएँगे लोग हिंदी वाले, खासकर किसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो बड़े भाई जेएनयू के सीनियर प्रोफ़ेसर थे, विभागाध्यक्ष थे, बड़े नाम थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। और उनके हुँ, छोटे हुँ। भाई बीएचयू में हिंदी विभाग में थे। और उन्होंने अपने ओके। छोटे भाई को एक चिट्ठी लिखी
और बड़े भाई ने हुँ, चिट्ठी हुँ। लिखकर छोटे भाई को कहा कि देखो ये फलाने को तुमने जो भेजा था उस इंटरव्यू के लिए उस यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू बोर्ड में तो मैं बैठा, लेकिन उसे तो एक अक्षर नहीं आता, वो तो बोल ही नहीं पाया। हुँ, लेकिन चलो चूँकि वादा कर दिया था कि नौकरी दे दूँगा, तो नौकरी दे दिया हूँ। अगली बार किसी की पैरवी करना तो कम से कम ये देख लेना कि उसको 2-4 अक्षर बोलने तो आए। ये किस्सा ऑन हुँ, रिकॉर्ड है हिंदी के प्रोफेसर जेएनयू के बड़े भाई और बीएचयू के छोटे भाई। इनका ऑन रिकॉर्ड किस्सा है और ये एक लिखा हुआ किस्सा हुँ, है। अनगिनत ऐसे किस्से हैं जिसमें भाई भतीजावाद, जिसमें रिश्तेदारीवाद, अपने प्रोफेसर यहाँ हैं तो अपने साथी प्रोफेसर को भेज दिया कि आप उस कॉलेज में जा रहे हैं, मेरी पत्नी जा रही है, आप कर दीजिएगा, आपकी पत्नी को हम वहां कर देंगे, हमारी बेटी को वहां एडजस्ट कर दीजिए। खुलेआम ये चल रहा है क्योंकि 100% वेटेज इंटरव्यू बोर्ड के पास है। अच्छा, प्रिंसिपल बनाने में किसी की मदद कर दी, वो जाके आपका कर्ज उतार रहा है। सारे तो द्रोणाचारी बने तो भाई दक्षिणा दिए जा रहे हैं, दक्षिणा दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ मिला। हुँ, ये है सिस्टम। पूरे देश में ऐसा सिस्टम है? नहीं। मैंने अभी बिहार का एक उदाहरण बताया कि वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर कई जगह पर देश के कई राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्ज़ाम होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। बिहार में एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाती है और फिर इंटरव्यू होता है। सारी मेरिट जोड़ करके तब एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें जो ऊपर आएगा वो उसकी नौकरी मिल जाएगी। देश के कई राज्यों के अलग-अलग नियम हैं, लेकिन देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अभी भी यही नियम ऐसे ही चल रहा है। और कई जगह पर मांग हो रही थी, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में मांग हो रही थी कि 70% मेरिट आप बनाइए एकेडमिक, यानी बीए, एमए, नेट, जेआरएफ से लेकर के तमाम चीज़ों में कितना आपको मिला है और 30 नंबर का इंटरव्यू करिए, लेकिन उसको माना नहीं गया। 100% इंटरव्यू को वेटेज है, 100% वेटेज। तो इसलिए उसमें कुछ भी चल सकता है। जिसको इंटरव्यू बोर्ड में भेजा जा रहा है उससे कहा जा रहा है कि जब 10 सीट है, अच्छा एक आप अपना कैंडिडेट रख लेना। अच्छा प्रिंसिपल साहब एक आप अपना कैंडिडेट रख लेना। अरे चेयरमैन साहब चलो एक आपको दे दिया। चलो अच्छा ये इनको एक दे दिया। तो 2 हमारा कर देना। अच्छा भाई ये उससे पैसा ले लिया उसको कर देना। अरे भाई अच्छा वो हमारे रिश्तेदार है उसको कर देना। खुलेआम ये हो रहा है। तो ये पूरा पूरा करप्ट सिस्टम है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप कुछ भी पूछ नहीं सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस आधार पर आपका नहीं किया गया है और किस आधार पर दूसरे का कर दिया गया है। कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं देना है कि इनको क्यों निकाला जा रहा है, इनकी क्या मेरिट करा। वो उनका विवेक है। कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने कह दिया कि प्रोफेसरों के विवेक में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक अलग तरह का कॉलेजियम बना हुआ है विश्वविद्यालयों में और इसी कॉलेजियम सिस्टम का करप्शन का, पैसे का करप्शन, भाई भतीजावाद का करप्शन, जातिवाद का करप्शन, कई तरह के जो अनैतिक काम हो सकते हैं ना, अनैतिक मैं कह रहा हूं, उस तरह के भी हुँ, काम हो। हुँ, कोई बोलता नहीं असल में। बहुत मुर्दा तरह का ये पूरा सिस्टम बना होता है क्योंकि करियर दांव पर हो जाएगा। कोई प्रोफेसर बोल देगा कि अच्छा उसने गलत बोल दिया तो उसका कहीं नौकरी नहीं लगने देंगे, तो उसका जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए इसमें पूरी तरह से सुधार की गुंजाइश है। 2-3 किस्म के सुधार हो सकते हैं। या तो आप इंटरव्यू रखते हैं तो 10-20 नंबर के इंटरव्यू रखिए। बाकी आप एकेडमिक मेरिट बनाइए। उन मेरिट को इंटरव्यू के नंबर के साथ जोड़ करके एक मेरिट लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के साथ आप सिलेक्शन दीजिए। दूसरा सुधार ये हो सकता है कि आप एग्जाम कराइए, एग्जाम का कट ऑफ निकालिए और उससे होगा। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बता दूं, आपका चैनल चूंकि महत्वपूर्ण है, बहुत लोग देखते हैं, हुँ, दूर हुँ, तक आवाज जाएगी। यूआर का जी, मतलब होता है जब रिटन एग्जाम होगा, 100 लोगों की सीट है और 100 कैंडिडेट है, तो यूआर, हुँ, अब तो ईडब्ल्यूएस आने के बाद 40 सीटें बचेगी यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड, हुँ, यानी जहां रिजर्वेशन नहीं हुँ, है। हुँ, तो कट ऑफ हुँ, मेरिट अगर बनेगी तो 100 में मान लीजिए 100 में ऊपर के 80 लोग 40 यूआर की सीटों के लिए क्वालिफाई किए। तो मान लीजिए किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का 82 नंबर है, 82, किसी ओबीसी का 81, किसी शेड्यूल ट्राइब का हुँ, 85, तो वो यूआर की अनरिजर्व की 40 कैटेगरी में आएगा ना, वो अपने रिजर्व रिजर्व कैटेगरी में भी आएगा क्योंकि वो मिसलिनियस हुँ, हुँ, कैटेगरी होती है, उसमें मेरिट से कोई भी आ सकता है। और रिजर्वेशन दिया गया उसके नीचे 27% यूआर के नीचे जाएगा तो ओबीसी को जाएगा, 15% यूआर के नीचे जाएगा तो शेड्यूल कास्ट को जाएगा, 7.5% यूआर के नीचे मेरिट जाएगी तो मेरिट बनेगी
शेड्यूल ट्राइब की, 10% ईडब्ल्यूएस की। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की नियुक्ति में यूआर का इंटरव्यू ही अलग होता है, अकेले इंटरव्यू उनका होता हुँ, है। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी बुलाए ही नहीं जाते इंटरव्यू में। और जो 40% ओके, सीटें हैं यूआर की, उसमें केवल सवर्ण चुने जा रहे हैं। हजारों में ओके। कोई एक या दो अपवाद चुना जाएगा जो एससी, एसटी, ओबीसी होगा। तो एक टोटल करप्ट सिस्टम हुँ, है कि कोई बोलता नहीं, तो पूरा तो बोल करप्ट है। रहे हैं हम लोग। हाँ, ये पूरा करप्ट सिस्टम, इसलिए पूरी तरह से इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन सब हमाम में सब नंगे, तो कोई बोलता नहीं। बहुत दिक्कत तलब ये बात है। जी। अच्छा, आपने अभी इस कुछ देर पहले एक शब्द और लिया था कि को इंटरव्यू में कोई ये कहता है कि हमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव को रखना ही नहीं है, इस तरह की भी बातें उठी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल होता है, वो किस वर्ग जाति के लोग होते हैं? क्या वो लोग इतने निष्पक्ष होते हैं कि वो अपनी रोटी-बेटी जो है बहुजन समाज के साथ रखते हों, उनकी सोच बहुजन समाज के लिए बिल्कुल निष्पक्ष हो, ऐसा होता है या वो वही रूढ़िवादी लोग हैं और उनको चयन के लिए बैठा दिया जाता है, जहाँ उनके माइंड में हमेशा उनका जातिवाद घूमता रहता होगा कि हमें अपने ही लोगों को लेना है और ये बहुजन है, ये एससी, एसटी, ओबीसी है, इनको तो जितना मार्फत इनको हटा ही देना है। क्या इस तरह की भी कोई चीज़ आपको लगता है कि ऐसा होता है? जी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि ओबीसी की पोस्ट अगर रोस्टर में बनी हुई है, तो ओबीसी की पोस्ट पर तो ओबीसी को ही रखेंगे। एससी की पोस्ट हुँ, अगर है, हुँ। तो एससी की पोस्ट पर एससी ही रखा जाएगा। एसटी पर एससी, ओके। एसटी ही रखा जाएगा। तो ये वाला भेदभाव तो अब कम से कम भारत का संविधान अभी तक इतना बचा है, मंडल कमीशन इतना हुँ, लागू हुँ। है, कि ये वाला भेदभाव तो वो नहीं कर सकते। तो उस पर तो मजबूरी है उनकी कि वही, पहले वो लोग एनएफएस किया करते थे कि नॉट नॉन फाउंड हुँ, सुटेबल। तो सुटेबल तो अब कर हुँ, नहीं सकते, बड़ा हल्ला हुआ, बहुत तरह की लड़ाई लड़ी गई, तो अब वो एनएफएस नहीं करते हैं। अब उनको मजबूरी है कि वो सीट पर रखेंगे और उसी कैंडिडेट को रखते हैं। तो ये वाला भेदभाव तो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए वो चुनते हैं कि उसको इस पोस्ट पर रखा जाए जो एकदम हमारी गुलामी कबूल रखे, हमारी शरण में आ हुँ, जाए, हमारे एकदम जो कहें जैसे कहें वही माने, खुले अब ये होता है। हुँ, इसलिए ये तो काम खुलेआम चल रहा है। दूसरा, आपके सवाल का ये हिस्सा कि कौन लोग बैठते हैं। मैं अपने कॉलेज का बता रहा हूँ, कॉलेज से शुरू करते हैं। चेयरमैन गवर्निंग हुँ, बॉडी का, हुँ, उस पूरे इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी का हेड होता है। प्रिंसिपल बैठता है। हुँ, एक हुँ, डिपार्टमेंट का हेड होगा, जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा उसका एक हेड बैठेगा। फिर उसके बाद 3 लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन के आते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली हुँ, विश्वविद्यालय में सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन के जाने वालों, मान लीजिए हिंदी की मैं बात करूं, तो 100 लोग आज तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन करके इंटरव्यू लेने गए होंगे। तो 100 में 98, 99 बार वो समझ ही होते हैं। ओके। अब आप सोचिए ना, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन होगा? समण होंगे, एक ही तबके के। कई बार हुँ, तीनों एक ही जाति के लोग होते हैं। ओबीसी, एससी की सीट अगर है, एसटी की, तो एक ऑब्जर्वर बना के बिठा दिया जाएगा, जिसका कोई मतलब हुँ, नहीं। हिंदी का इंटरव्यू है तो मैथ वाले को ऑब्जर्वर बना के बिठा दिया। केमिस्ट्री ओके। का इंटरव्यू तो संस्कृत वाले को बिठा दिया कि इंटरव्यू में क्या चल रहा है उसको हवा ही ना लगे। हुँ, और वो व्यक्ति ऑब्जर्वर भी जो होता है उनकी कृपा से आता है, उनकी गुड लिस्ट में जब होता हुँ, है, तब उसको ऑब्जर्वर बना हुँ, के भेजा, तो उसकी कोई कोई अहमियत ही नहीं बचती है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। और उसको कह दिएगा इस हुँ, ओबीसी को नहीं हटा रहे हैं, नहीं रखेंगे, ये लक्ष्मण यादव को हटा रहे हैं, देखो भाई फला को हमने रख दिया, वो भी ओबीसी है। वो कहा हाँ भाई ठीक है। हुँ, तो ये टोटल करप्ट सिस्टम है, और उनके दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में वही चलता है, वर्चस्व कायम रहे, वो हुँ, सुल्तान का इकबाल जिंदा रहे, हमारे हुँ, हमारी सरपरस्ती बनी रहे, बस इतना ही है। इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम टोटली करप्ट एंड बायस्ड है। जी।
जी, बहुत खूबसूरत आपने उत्तर दिया और अब हम अगला सेशन जो है हम लोग का प्रश्न उत्तर सेशन है। दर्शकों के कुछ प्रश्न आए हैं उसको हम लेते हैं। बाकी जितने भी जो दर्शक हैं उनसे मैं ये कहूँगा, आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं और आपने सारा चीज़, सारा दृश्य सुना भी है, समझा भी है कि इन दिनों क्या हुआ है और किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। तो इसीलिए आपके पास कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सार्थक जो हैं वो लिखते हैं, लक्ष्मण सर आप समाजवादी पार्टी का चोला ना पहने, उस पार्टी की कोई ये देखें पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सार्थक जी ऐसे नहीं कहा जाता है। जितने भी जो बहुजन पार्टी है उनके लिए ऐसा नहीं, ना ये कहें। जैसे ना होता ये है कि कुछ जी। विमर्श बना दिए जाते हैं ना कि एक पार्टी एक ही जाति की है, तो यही तो बहुत सारे लोगों के साथ किया गया। अम्बेडकर किसके नेता हैं? तो दलितों के हैं। ये बात तो देश को समझाने में बहुत टाइम लग गया कि नहीं भाई वो सबके हैं। और सबके हैं। राजनीतिक दल तो वैसे भी किसी एक जाति को लेके राजनीति कर ही नहीं सकता। वो तो सबको लेके चलता हुँ, है। चोला-ओला पहनने की बात ऐसी नहीं है, जिससे विचारधारा मिलेगी और राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं राजनीति को ये नहीं मानता कि आप राजनीति से एकदम दूर रहिए। तो सारा तय कर रही है राजनीति और आप उससे दूर रहते हैं, तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएँगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। हुँ, इसलिए आज की तारीख में ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई किसी का चोला, विचारधारा जिससे जिसकी मेल खाए और न्यूनतम सहमति का वक़्त है। ये मेरा एक पॉलिटिकल कमेंट है कि न्यूनतम सहमति हुँ, पर हुँ। अधिकतम एका बनाने की कोशिश की जाए। जी। जी। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज से रिलेटेड जितनी भी पार्टी हैं, तो प्लीज़ बहुजन लोग आपको बोलना ही है तो कम से कम बहुजन पार्टियों के बारे में कम बोलें, समझे ज़्यादा। ठीक है ना? हम में आपस में ही इतना गुटबाज़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, गुटबाज़ी है। दिक्कत क्या है ना कि भाजपा आज की तारीख में राजनीति पर समझें, भाजपा हुँ, हुँ। गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर वाला काम कर रही है, सारा काम। और नाम फूले अंबेडकर पेरियार के भी लेती है। आप देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता से देख लीजिए, वो उनके सामने झुक जाएगा, उनको अपना बना लेगा। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को अपना बना लेती है। और हमारे लोगों को यही काम रह गया है कि वो तराजू लेकर बैठे हैं कि तुम शुद्ध समाजवादी, तुम अम्बेडकरवादी, तुम ये नहीं भाई। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। ये आपस में लड़ करके हम एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं और इसका सारा फायदा कोई और ले जा रहा है। कमियां हर जगह में हैं, कहीं 19 कहीं 20। कमियों की बजाय कमियों को दूर करते हो, उसकी आलोचना भी ऐसी भाषा में हो कि जैसे बाप बेटे को, भाई भाई को, पति पत्नी को, भाई बहन को जिस रिश्ते की अहमियत जब समझते हैं ना, तो एक दूसरे की जब कमियां बताते हैं तो उसमें आत्मीयता का भाव होता है कि ये हमारे अपने हैं। आप ये वाली गलती छोड़ दीजिए, ये गलती आप कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए ताकि आप बेहतर बन जाएंगे। इस वाले भाव से आलोचना होने की बजाय हम बहुजन लोग नीचा दिखाने वाले की इसको डिलेजिटिमाइज कर दें, सपा वाले बसपा को कर दें, बसपा वाले सपा को कर दें और उसके बाद ये आरजेडी के खिलाफ हो जाएं, वो आरएलडी के खिलाफ हो जाएं, सब नेस्तनाबूद करने में लगे। और ऐसे लोगों की आत्मीयता नहीं है वो, मतलब ये एक नुकसान इसका ये है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप इस काम में लगते हैं कि ज्यादा नुकसान और ज्यादा बड़ा दुश्मन आपको अपना ही भाई बंधु कोई नजर आने लगता है, बेशक उसकी गलती होगी, कमी होगी, लेकिन ऐसी कौन सी कमी कि जो सबसे मूल वैचारिक शत्रु है, राजनीतिक शत्रु है, दिन भर में आप 100 बातें बोलते हैं और 100 में एक भी बात उसके खिलाफ नहीं बोलते और 99 बात अपनों के खिलाफ बोलते हैं, तो इसका फायदा तो शत्रु को ही होगा। तो ये मेरी 2-3 छोटी-छोटी टिप्पणियां हैं। पुण्य मतलब कोई भी दूध का धुला नहीं है, राजनीति में जो है सबकी कमियां और ज्यादा बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं। इन सब से बचते हुए हम कैसे न्यूनतम सहमति पर 10 में से 4 जगह हम, हमारा और आपका विचार मेल खा रहा है, 10 में से 6 जगह हम आपके विरोधी हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि समय ऐसा है कि उन 6 चीजों को भुलाकर, क्योंकि अतीत में जाएंगे तो सबकी कमियां मिलेंगी,
उनको छोड़कर जो 4 जगह पर हम दोनों एक हैं, उन पर एक होकर के अगर हम खड़े हो पाए, तो राजनीतिक रूप से 2024 में आप उन्हें हरा लेंगे, जो संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अन्यथा तराजू लेकर तौलने पर कोई फ़ायदा किसी का नहीं होगा और नुकसान दोनों पक्षों का होगा। जी। जी। एक बात आपकी बहुत अच्छी आपने कही। एक बात क्या सारी बातें अच्छी कही उसमें से एक नोटिस करने वाली बात है सबके लिए कि वो अगर हम में से ही किसी को अपनी पार्टी में लेकर अपनी विचार पकड़ा लेते हैं और हम अपने ही लोगों में कमी टटोलते हैं, तो इस बात पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं से सीखना है तो सीख लीजिए, ठीक है ना? हम जब तक आपस में ही आलोचना करते रहेंगे एक-दूसरे की, तो यूनिटी इसीलिए तो आज तक नहीं बनी ना। मेन तो कारण यही है कि आलोचना किसकी करनी है, यही हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। ओके। और यहाँ पे जितेंद्र कुमार शंकर जितेंद्र जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और अमोल सुनवाने यहाँ लिखते हैं, आप दोनों को जय भीम। डॉक्टर साहब, आप अम्बेडकर राइट विचारधारा होने से नौकरी से निकाला है। अगर ऐसा है अम्बेडकराइट होना आज की डेट में गलत है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हुँ। अम्बेडकराइट होना आज की डेट में गलत है? अम्बेडकराइट होना आज की डेट में गलत है। अब ये नहीं मतलब देखिए ना कबीर साहब को उनके समय आलोचना हुई, तो इसका मतलब कबीर के पक्ष में होना गलत तो नहीं होगा। दूसरा ये कि फूले अपने समय में खूब विरोध झेले, तो फूले तो गलत नहीं थे। तमाम लोग, कोई भी आप विचारक देख लेंगे, अम्बेडकर साहब को देख लेंगे। असल में जिस विचार से आप लड़ रहे होते हैं वो ताकत में अगर है, सत्ता में है, तो वो आपके खिलाफ खड़ी होगी। बहुत सारे लोग गोली मार दी गई, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया। बहुत दूर न जाकर के अभी देखिए हाल ही में नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश इनकी हत्या कर दी गई क्योंकि इनका विचार प्रेम पसंद नहीं था, सवाल पूछते थे, अलग विचार रखते हुँ, थे। तो ऐसा हमेशा रहा है, गलत सही से इसे नहीं देख सकते। अम्बेडकराइट होना गलत कैसे हो जाएगा? वो तो एक विचार है। इसलिए हुँ, नौकरी से निकाल दे इसकी वजह से वो गलत नहीं हो गया। ये तो तानाशाही जब रही है तो उसकी राय में जो राय नहीं मिलाते थे उनको तो सजा देते थे। जी। हुँ, जी। तो लव का डोज आगे लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। लोग बोलते हैं कि किसी भी बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन ना करो और चुपचाप डिग्री लेकर निकल जाओ। क्या ये सही है? हर जगह यही हो रहा है मतलब एक राजेश जोशी कविता है कि जो बोलेंगे मारे जाएँगे, हुँ, हुँ। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएँगे। असल में यही पहले की सरकार ने इसको थोड़ा-थोड़ा करती थी, ये वाली सरकार इसको एकदम निर्लज्जता से खुलेआम करती है, कि अगर आप हमारी राय में नहीं राय रखेंगे तो मारे जाएँगे। तो वही एकेडमिया में हो रहा है। पीएचडी करनी है, एडमिशन पीएचडी में लेना है, अगर आप थोड़ा सवाल पूछने वाले हैं, किसी प्रोफेसर से आपका रिश्ता नहीं है, किसी नेता से आपका संबंध नहीं है, आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा भाई साहब, कहीं भी देख लीजिए। आपको कोई डिग्री आप बीए में तो एडमिशन अपनी मेरिट से, एंट्रेंस से बीए में कर लेते हैं। अब पीएचडी करके जरा दिखा दीजिए एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसमें इंटरव्यू रख लिया है और चुन-चुन करके हुँ, अपने लोगों हुँ। को पीएचडी में एडमिशन दे रहे हैं। फिर अपने मन का टॉपिक दे रहे हैं, अपने मन से रिसर्च करवा रहे हैं, अपने तरह से परेशान कर रहे हैं। कोई झोला लेके जा रहा है पीएचडी सुपरवाइजर के यहाँ, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई कपड़ा धुल रहा है, कुछ भी कर दे रहा है भाई। हाईली करप्ट सिस्टम है एकेडमिया का, हाईली कास्टिस्ट सिस्टम है और इन सब का अगर आप विरोध करेंगे तो आपको तो नुकसान झेलना पड़ेगा। ये आपने एकदम सही कहा। हुँ। और इसके बाद से यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटीज़ यहाँ लिखते हैं, पारसी जैन स्कूल कॉलेजेस में 50% सीट उन्हीं के लिए रिज़र्व होते हैं। हम क्यों ना बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बना के अपने लोगों को पैरेलल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करें। आप दोनों के विचार से शेयर करें। भारत में पारसी जैन कॉलेजेस में 50% सीटें उनके लिए माइनॉरिटी जो लोग हैं, उनके लिए सीटें रिज़र्व होती हैं।
तो अगर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, तो उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं। नहीं बननी चाहिए, मतलब जितनी यूनिवर्सिटी बन जाए, मतलब इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन बस ये है कि एक विश्वविद्यालय बनाना बहुत आसान नहीं होता, और जो लोग विश्वविद्यालय बनाने की स्थिति में हुआ करते थे उन लोगों ने इस पर काम नहीं किया, ये बात भी ठीक है। बन जाए तो अच्छा है। हुँ, हुँ। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वर्ड ऑफ मोरालिटी जी। और फिर इस पे सनातनी नास्तिक यहाँ लिखते हैं, विरोधी विचारधारा पर नकेल कसी जा रही है। रोटी कपड़ा मकान छीन जाए तब विरोध करने से डर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जज इलेक्शन कमिश्नर भी भाजपा चुन रही है, इससे कैसे लड़ें? और सुप्रीम देखिए कोर्ट विचारधारा जज। की लड़ाई तो विचारधारा से ही होती है, और जिस विचारधारा की ताकत सत्ता में होती है, जो भी सत्ता में रहा है, अगर वो विचारधारा से कमिटेड है तो अपनी विचारधारा के लिए काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो ये बात है। तो वो विचारधारा अपनी फैलाएगा, वो मंदिर बनवाएगा, वो 370 हटाएगा, वो कमिटमेंट उसका देखिए। उसको बहुत सारे काम ऐसे करने, बाकी कुछ-कुछ अपना और काम करते रहेगा। अपने लोगों की जब लोग सरकार में रहे तो विचारधारा स्पष्ट नहीं रही तो उसका नुकसान हुआ। रोटी कपड़ा मकान छिन जाए तब विरोध करने से डर लगेगा। मुझे लगता है कि 5 किलो अनाज 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि आप केवल इतने तक सोचें, पेट भर जाए और उतने के लिए काम कर दिया जाए। बाकी विरोध करने पर जेल जाना, मुकदमे, अकेला कर दिया जाना, आर्थिक रूप से आपकी कमर तोड़ देना, आपकी नौकरी छीन ले, कोई पूछने वाला नहीं कि आपका घर कैसे चल रहा है, कोई मदद करने को सामने नहीं आए, तो कौन विरोध करेगा अगली बार? कोई नहीं करेगा, चुप हो जाएँगे सब, किनारे हो जाएँगे। लड़ाई बहुत लंबी और बहुआयामी होती है। इन सब से लड़ने के लिए बहुत एकजुटता, और वो एकजुटता कैसे बनेगी? अभी सपा-बसपा वाले आपस में लड़ रहे हैं, अभी ये जाति वाले, वो जाति वाले को लड़ रहे हैं, और दोनों कोई दूसरा बैठा है, वो मुस्कुरा रहा है इन दोनों के लड़ने पर देख करके, मज़े ले रहा है कि बहुत बढ़िया लड़ रहे हो। फिर कैसे आप लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं कि वहाँ जजेस भी ऐसे हो रहे हैं, तो मैं भाई बता तो रहा हूँ, प्रोफ़ेसर भी ऐसे चुने जा रहे हैं, जज भी, डॉक्टर भी, सब करप्ट है। तो आपके पास तो कोई आरएसएस का संगठन है नहीं। तो आपके पास एक एक 2 चीज़ें होती, ईमानदारी और मेहनत। ईमानदारी विचारधारा के प्रति, ईमानदारी अपने काम के प्रति, और मेहनत, एकजुटता। इसी से आप लड़ सकते हैं, बाकी आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जी। मतलब जैसे आरएसएस है, उसने सारे अपने विचारधारा के सब लोगों को जोड़ दिया, वैसे पूरे 85% में एक भी ऐसे बहुजन कोई संगठन नहीं आया, जो सारे बहुजन संगठनों को जोड़ सके। कम से कम इतनी तो अकल सीख लेनी चाहिए ना? मैं तो कई बार ये जो जैसे एक संगठन है वाम से, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जाता रहा हूँ, तो कई बार ओके। पूछना पड़ता है कि उनका निमंत्रण आता है, तो पूछता हूँ कौन-सी वाली वाम से? क्योंकि इतने टुकड़े हो गए। सब अपनी हुँ, जगह पे सही हैं। जब लोग कहते हैं कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कहीं से शुरुआत करके दिखाओ ना भाई। चलो एक बार बामसेप वाले क्या मीटिंग किए? क्या ये सारे बामसेप वाले एक बार मीटिंग किए कि सब लोग बैठेंगे, बहुत खराब समय आ रहा है, संविधान खतरे में है, ईवीएम से पूरा चुनाव हो रहा है, कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ तबाह हो रहा है। चलो अपनी दूरियां मिटाते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं और एक एजेंडा बना के, चलो नहीं सब मर्ज कर सकते हो एक संगठन में, तो एजेंडा बना दो कि एजेंडा और एक्शन प्लान, कि इन इन मुद्दों पर एक साथ हम लड़ेंगे पूरे देश में। कुछ नहीं कर पाए भाई आप। हुँ, आप सारे सारे बामसेप वाले तो एक ही जाति, एक ही तबके के लोग होते हैं। सब एससी, एसटी, ओबीसी ही हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब तो बहुत कम होते हैं इन सब में। ट्राइब अलग लड़ रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट अलग लड़ रहा है, ओबीसी अलग लड़ रहा है। और उन सब में जोड़ने वाली 4 बातें हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है, और तोड़ने वाली 6 बातें तो उसी में सब लड़े जा रहे हैं। अच्छा ये ज़्यादा धर्म मान हुँ, लिए, ये देखिए त्योहार मना लिए, ये देखिए ये तो देवता को मान ले रहे हैं, ये देखो मंदिर चला गया, ये देखो ये कर दिया, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। ये देखो यहाँ एट्रोसिटी हो गई, इस जाति वाले को ने कर दिया, तो उस जाति वाले सारे लोगों को गाली दो। बहुत मतलब बिखराव बहुत ज्यादा है। तो आप जब ये कहते हैं कि आरएसएस जैसा कोई संगठन बना लो, नहीं भाई आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते। आप संगठन एक तो नहीं बना सकते, कोई एजेंडा बेस्ड यूनिटी जरूर बना सकते हैं, एक्शन प्लान बेस्ड। 2 अप्रैल का भारत बंद करना है, हो जाएगा, पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा,
सरकार झुक जाएगी, रोस्टर पर भारत बंद हो जाएगा, सरकार झुक जाएगी। लेकिन ये वो लोग हैं जो दुश्मन सामने आने पर एक होते हैं और ऐसे एक नहीं हो सकते। जी। हुँ। बहरहाल मैं सारे सारे साथियों से अपील करता हूँ कि इस बात को गौर कीजिएगा, प्रश्न का भी और जवाब का भी, कि हम लोग पूरे सारे बहुजन को एक साथ लाने वाला एक भी संगठन या एक भी एजेंडा आज तक क्यों नहीं बना? और सब लोग गाली, सारे बहुजनों के जितने संगठन हैं, सब किसी दूसरे को गाली दे रहे हो, जो जिसने जोड़ रखा है, अपने विचारधारा के सबको, उसको आप दे रहे हो, पर हम सीखते क्यों नहीं हैं? इस सवाल पे सारे दर्शक सभी लोग एक बार सोचिएगा ज़रूर। आगे हम बढ़ते हैं और सत्येंद्र अंबेडकर बौद्ध जो हैं, वो लिखते हैं, जय भीम एसजे भैया, जय भीम लक्ष्मण यादव सर। जी, शुक्रिया आपका सत्येंद्र जी। और फिर यहाँ पे सोमेश्वर दयाल नौरंग जी लिखते हैं, सर वो महाराज गलत टाइप हो गया था, महारास था। जय भीम। गुजरात में 24 दिसंबर को महारास। अच्छा। अच्छा, ये एक मामला आया है ना, ये 37,000 यादव कम्युनिटी को लेकर के इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। मतलब आप उन्हें चढ़ाकर कि 37,000 महिलाएं जुट गईं महारास करने, कृष्ण से जुड़ा हुआ एक उत्सव है। 37 महिलाएं भी नहीं आई ओबीसी का महिला कोटा विदिन कोटा बचाने। मतलब ओके। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि देश की अलग-अलग सबकी लोकेशन अलग है। कोई यादव कम्युनिटी से है तो उसकी पृष्ठभूमि अलग है। वो उसके सवाल अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं अधिकांश जगह। उनके यहां से कैसे आप उनके उन मान्यताओं पर हमला किए बगैर अपने साथ जोड़ने के रास्ते खोज सकते हैं, उसकी भाषा अलग होगी। कटाक्ष की नहीं होगी, व्यंग की नहीं होगी, उपहास की नहीं होगी, मजा लेने की और व्यंग करने की नहीं होगी। उससे वो नहीं आएगा। वो कहेगा आप ले लो, हम यादव नहीं आ पाए तो बाकी लोग जाके ले लो, फिर आप क्या करेंगे? वो कहेगा हुँ, कि हाँ, मतलब इस तरह से बोल देगा तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए, फिर तो वो और आपसे दूर हो गया ना। मुझे लगता है कि हुँ, इसकी भाषा ये होनी चाहिए कि चेतना धीरे धीरे आती है। और कोई भी समाज भारत का आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि मेरे समाज की सारी महिलाएं जागरूक हो गई या मेरा पूरा समाज एकदम अम्बेडकराइट हो गया, एकदम चेतना संपन्न हो गया है। 100% मेरा एक जगह पर वोट जाता है, मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाता है, मेरे जाति का नेता बीजेपी में नहीं है। 19-20 का फर्क है भाई। कहीं कोई ज्यादा चेतना संपन्न हुआ है, कोई कम हुआ है। तो ज्यादा चेतना संपन्न लोगों को कम चेतना संपन्न लोगों के ऊपर कटाक्ष, व्यंग, हंसी मजाक की बजाय जोड़ने वाली भाषा से वो सूत्र अपनाना चाहिए कि कहां वो हमारे साथ आ सकते हैं। उनका कल्चर अलग है, उनकी सोशल लोकेशन अलग है, उनका काम अलग है, उनके साथ हुआ भेदभाव अन्याय अलग है, उनकी तमाम चीजें अलग हैं। और उसको आप सोचते हैं कि एकदम एक आपकी तरह दिखे, नहीं दिखेगा। फिर आप वहां पहचानिए ना कि जो आपके साथ जुड़ रही है बात। और वो हमारा काम होता है कि जाति के नाम पर अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी, हक मारी, इन सब में वो एक जगह जुड़ सकता है। संविधान वहां वो एक जगह जुड़ सकता है। तो उसी पर ध्यान दीजिए। कल्चरल चीजों पर नास्तिक आप पूरे देश के लोगों को नहीं बना पाएंगे, ये मेरा मानना है। बन जाए, इससे खूबसूरत चीज क्या होगी? तो ये 37,000 वुमेन थी, ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनी हुई थी, महाराज कर रही थी, ये बिल्कुल ठीक बात, वही मैं जवाब दे रहा हूं। तो इन लोग इनको लेकर के वो अपना कल्चर है। यूपी बिहार की यादव अलग पॉलिटिकल बिहार प्रैक्टिस रखते हैं, वहीं महाराष्ट्र के ये मध्य प्रदेश के, राजस्थान के यादव अलग, गुजरात के यादव अलग कल्चर रखते हैं। जैसे मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र गए तो वहां के दलितों का काम उनको पसंद नहीं आया, वो यूपी में आगे काम किए, पंजाब में नहीं कामयाब हो पाए। बहुत गैप है, बहुत अंतर है। सबको एक तरह से नहीं देखना चाहिए। आजकल एक नई हुँ, प्रवृत्ति सोशल मीडिया पर लोगों की ऐसी आ गई है, मतलब बहुत उथला विश्लेषण करते हैं। नहीं, उससे दूरियां बढ़ेंगी। हम चाहते हैं कि नजदीकी बढ़े। कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, जहां नजदीकी बन रही है वहां बना लीजिए। वरना बीजेपी तैयार है भाई, दोनों तरफ से मलाई उसी को खाने को मिलेगी, हमको आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी।
जी, बिल्कुल सही कहा मैंने, किसी को अगर मैराथन दौड़ना है, तो मैराथन दौड़ में रास्ते में कंकड़-पत्थर अगर आप रुक के लगेंगे इधर-उधर करने, तब तो मैराथन दौड़ चुके साथियों। तो फ़ोकस रखिए कि रेस जीतनी है, रेस जीतने पर फ़ोकस रखिए। छोटी-मोटी चीज़ें रास्ते में आती-जाती रहेंगी। सबको अपना मेन टारगेट पहले आप तय कीजिए कि हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है और टारगेट पे फ़ोकस रहिए। तो ये बिल्कुल सही कहना है कि बहुजन समाज के किसी भी वर्ग का अगर कुछ चीज़ें खामी दिखती है, तो हम उस पर वो तरीका अलग है क्योंकि जो साथ है जिसको साथ लेके चलना है, उसमें सुधार आप चाहते हैं, तो उससे बात करने के तरीके अलग हैं। डायरेक्ट आलोचना का मतलब है कि आप उनको सुधारने के बाद भाई आप अपने बेटे को डाँट सकते हैं, पड़ोस के बेटे को डाँटेंगे उसी लहजे में तो चिढ़ जाएगा ना। ये चीज़ समझिएगा दोस्तों। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदन जी यहाँ लिखते हैं डॉक्टर साहब इस घटना को आमजन तक कैसे पहुँचाया जाए? अच्छा ये आपका माइक साइलेंट हो गया है। माइक आपका साइलेंट हो गया है। हाँ, जी। किस घटना को आम जन तक पहुंचाया जा सकता है, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा ये मैं नहीं समझ ये शायद क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है मदन जी आपका क्वेश्चन अधूरा था। यूपी में गुंडागर्दी समाजवादी से बढ़िया है बीजेपी। अब ये देखिए ना, इस तरह के जी। कमेंट कौन करता है, किस मकसद से कर रहा है, पता नहीं, मतलब इसमें क्या जवाब दें? मतलब ठीक है। ये वो बच्चे हैं ये वो सपोर्टर उनके बच्चे हैं। वो आके वही, सोच रहे हैं कि हम अपनी और बात यहाँ पे लक्ष्मी लिख यादव दें। को छत्तीसगढ़ के पामगढ़ में मंच से साक्षात सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत धन्यवाद। ओके ओके। बहुत शुक्रिया आपका आर्टिफ़िशियल हिंदू जी। और टीरेक्स यहाँ लिखते हैं सर प्लीज़ ब्रिंग मोर सेशन फॉर स्टूडेंट्स। हाँ जी, इस पर ज़रूर हम लोग सेशन लाते रहेंगे। और बहुजन जर्नी यहाँ लिखते हैं मेरे दोनों प्रिय भाई एसजे और डॉक्टर जी। एसजे सर ने मुझे पाखंड मुक्त किया और डॉक्टर लक्ष्मण जी ने आपके सत्ताधीशों के बहुजन विरोधी षड्यंत्रों से रूबरू कराया। बहुजनों एक हो जाओ वरना सब मारे जाओगे। जय भीम। बहुत खूबसूरत लिखा है आपने बहुजन जर्नी जी। बहुत बढ़िया। और फिर बाबा झक्कास यहाँ लिखते हैं लक्ष्मण सर हम सभी बहुजन आपके साथ हर हाल में हैं। जी, बिल्कुल सही कहा है बाबा झक्कास जी ने। हम सब साथ हैं, डॉक्टर लक्ष्मण जी बहुत के शुक्रिया। साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बंदा सिंह बहादुर जो हैं वो लिखते हैं यादव क्षत्रिय बनने के लिए पूरे जोड़ लगा रहे हैं। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा कहना नहीं। फूले साहब ने पहले ही कहा है कि यादव अब जितने शूद्र थे वो सब क्षत्रिय थे। हुँ। अब हुँ। वो देखें इतिहास में बंदा सिंह बहादुर जी इतिहास में हमने अक्सरहां दिखाया है कि भारत के सभी मूल लोग जो भी लोग हैं सब कहीं न कहीं अपने कबीले के राजा थे। ये हकीकत है। हाँ, और भीमाचरण क्षत्रप जी जी। क्षत्रप बना है जो क्षत्रप हुँ। क्षत्रप बना है, वो तो उसी से बना है ना, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। जी, तो जी। ये एक्चुअल में इनका जो कहना था, वो ये कहना था कि क्षत्रिय मतलब ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था वाला क्षत्रिय है, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे इनका फ़ोकस था। पर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वास्तव में अगर देखें तो हम सब जो हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी कबीले के राजा थे, लेकिन ब्राह्मणवादियों को क्षत्रिय बनने की नहीं ज़रूरत है। भीमाचरण जी यहाँ लिखते हैं जब इंटर कास्ट मैरिज हो जाए तब सबको एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएँगे। इसी बात को लेकर बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया है। अच्छा जी, ठीक है भीमाचरण जी, ओके, शुक्रिया। तो अच्छा दोस्त, मैं डॉक जानना चाहूँगा, जैसे मेरा हाँ, दूसरा प्रोग्राम है। जी, जी, अ, जी, जी। बहुत धन्यवाद आपका, और आज माफ़ी चाहूँगा कि बहुत कम समय दे पाया। लेकिन मुझे अच्छा जी, जी। लगेगा कि अगली बार फिर हम लोग बैठेंगे, आराम से बात करेंगे, और आप हाँ, सबके का और संवाद का बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, समय मिलेंगे देने के फिर। लिए। थैंक यू सो हाँ, ज़रूर।